हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पीजीबीपी को लेकर डील कर रहे थे, डिप्रिसिएशन को लेकर डील कर रहे थे। सेक्शन 50 में हम लोग थे। हम उसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करते हैं। आज हम लोग डील करेंगे दो केस लॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज है। टुडे इज डे 12, 1 मिनट। टुडे इज डे 12 एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज देयर आर टू केस लॉ। फर्स्ट इज आपका आ गया CIT वर्सेस अन्नामलाई फाइनेंस लिमिटेड। अन्नामलाई फाइनेंस लिमिटेड and second one is that CIT versus Cable Corporation of India, Cable Corporation of India Limited। ये दोनों केस लॉ के आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। नाम यदि याद रहा तो अच्छी बात है, लेकिन नाम याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इससे फैक्ट को समझिए कि ये केस क्या था, ये केस क्या था। बहुत ही रिलेवेंट होने वाला आज का वीडियो, सो स्टे टिल द एंड। देखिए, पहला केस आपका है CIT वर्सेस अन्नामलाई हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। मैंने आप लोग को कहा था, जो क्या होता है ना, जो दो इनकम टैक्स में जब कहीं भी लीज एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट में हमेशा डिप्रिसिएशन लेसर को ही मिलता है। लीज दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंस लीज। तो डिप्रिसिएशन हमेशा लेसर को ही मिलता है। देखिए, तो क्या था, ये आपका इनकम टैक्स में एक लीज एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है। ये आपका है लेसर और ये आपका है लेसी। लेसर ने क्या किया, लेसर ने गाड़ी दिया, कार का लीज दिया। और लेसी का मेन बिजनेस क्या है, लेसी का मेन बिजनेस है कि कार ऑन हायर। ये जो ओला उबेर ऐसे कुछ टैक्सी के रूप में भाड़े पर गाड़ी को चलाते थे लेसी। तो लेसर ने गाड़ी दिया लेसी को। एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या होगा, डिप्रिसिएशन हमेशा लेसर को ही मिलेगा। डिप्रिसिएशन हमेशा लेसर को ही मिलेगा। याद है, आप लोग को पता होगा कि कार के ऊपर दो तरह के डिप्रिसिएशन होते हैं। एक, यदि अदर देन हायर बिजनेस रहता है तो 30%, और यदि अदर देन हायर बिजनेस रहता है तो 15%। अदर देन हायर बिजनेस 15%, और यदि हायर बिजनेस में रहा तो 30%। यदि हायर बिजनेस में रहा तो 30%। मैंने एक दो वीडियो पहले मैंने डील किया था इसको। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था, तो यहाँ पर डिप्रेशन किसको मिलेगा, डिप्रिसिएशन लेसर को मिलेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। किस रेट में मिलेगा, 15% वाले रेट में मिलेगा, या जो हायर वाला रेट होता है वो 30% वाले उसमें मिलेगा। किस रेट में मिलेगा, यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ऑब्जर्व दैट in the use of assets are considered for the purpose of calculation of depreciation as per income tax act, आप लोग मेरे साथ लिखते रहिए, समझ में आ गया। तो हमेशा जो डिप्रिसिएशन है, जो डिप्रिसिएशन किसको मिलता है इनकम टैक्स एक्ट में, हमेशा लेसर को ही मिलता है। और कोर्ट ने क्या कहा था कि जब कहीं भी आप डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो मैं देखूंगा कि जो एसेट्स का इंड यूज क्या हो रहा है। इंड यूज यदि भाड़े पर जा रहा है तो आपको भाड़े वाला डिप्रिसिएशन मिलेगा। ये केस था आपका CIT वर्सेस अन्नामलाई फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ फैक्ट को समझिए कि हमेशा हमको इंड यूज ऑफ एसेट्स ही देखना पड़ेगा। आइए एक और इम्पोर्टेंट आइए एक नए केस लॉ में फिर से डील करते हैं। सपोज कीजिए, एग्जांपल के साथ पहले मैं जाऊंगा, बाद में केस लॉ का नाम बताऊंगा। सपोज कीजिए आपका ओपनिंग WDV है 40 लाख रुपीज। योर ओपनिंग WDV इज 40 लाख रुपीज, और आपने एसेट्स एक्वायर्ड किया ड्यूरिंग द ईयर। ये आपका ओपनिंग WDV A+B का था। एसेट्स आपने एक्वायर्ड किया ड्यूरिंग द ईयर C 20 लाख रुपीज। ठीक है, आपने सेल किया एसेट्स A, आपने एसेट्स A को सेल कर दिया फॉर 30 लाख रुपीज। बट फेयर मार्केट वैल्यू इज
70 लाख रुपीज। फेयर मार्केट वैल्यू इज 70 लाख रुपीज। अब मुझे ये बताइए कि इस केस में इम्प्लीकेशन क्या होगा, इस केस में टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, हम लोग इसका टैक्स कैसे निकालेंगे। टैक्स हम लोग निकालेंगे ओपनिंग WDV, एक मिनट, ओपनिंग WDV कितना रुपया था आपका 40 लाख रुपीज। एट एसेट्स एक्वायर्ड, एट कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड कितना आपने एड्स किया 20 लाख रुपीज आपने ऐड कर दिया। और लेस क्या होगा एसेट सोल्ड, लेस क्या होगा एसेट सोल्ड कितना रुपए में आपने सेल कर दिया, आपने 30 लाख रुपीज में आपने इसको सेल कर दिया। तो क्लोजिंग WDV के कितना हो गया जिसके ऊपर हम लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे विल बी 30 लाख। कोर्ट ने क्या कहता है CIT वर्सेस केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कोर्ट क्या बोल रहा है, कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट सेड दैट मनी पेएबल दैट इज ₹30 लाख रुपीज विल बी कंसिडर्ड, इग्नोर फेयर मार्केट वैल्यू। हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं लेंगे, हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं लेंगे। व्हाट कोर्ट ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट at the time of calculation of closing WDV, calculation of closing WDV, money receivable on sale of assets would be considered। काइंडली आप लोग भी मेरे साथ में लिखते रहिए, यहाँ पे कहीं पर नोट कर देता है कि आपको समझ में आया ठीक से। वुड बी कंसीडर्ड, इग्नोर FMB। मैं पूरा लॉ का लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस लॉ को अपने लैंग्वेज में तुर के बता रहा हूँ ताकि आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। समझ में आया, हम लोग FMB को इग्नोर करेंगे, हम लोग FMB को इग्नोर करेंगे। समझ में आया। कोर्ट ने क्या कहा था कि जो जितना पैसा हमें मिलने वाला है हम लोग उसके लिए इग्नोर, बट ये किस में होगा, ये ओनली फॉर WDV होगा, ये ओनली फॉर WDV होगा। चलिए इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, और डिटेल में जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने आपको क्या कहा था, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ WDV वी शुड कंसीडर ओनली द मनी रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट्स, इग्नोर फेयर मार्केट वैल्यू। हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। केस का नाम क्या है, CIT वर्सेस केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं इस केस पर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज बहुत ही रिलेवेंट केस है। आपको याद करने का, आपको नाम ही याद करने की आवश्यकता नहीं है, नाम यदि याद हो गया तो अच्छी बात है, बट याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है जो इस केस में क्या हुआ था, और एग्जाम में क्या करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ प्रैक्टिकल केस के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है ताकि आपको ये केस पूरी तरीके से समझ में आया है या फिर नहीं आया, या आपसे रट्टा मार के आ गए हो, ये देखने के लिए भी एग्जामिनर चेक करते हैं, ये देखने के लिए भी एग्जामिनर चेक करते हैं। देखिए कैपिटल गेन में एक आपका सेक्शन है 50C, कैपिटल गेन में एक सेक्शन है 50C। उतना डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब मैं उस चैप्टर में जाऊंगा तो मैं इसको बहुत डिटेल में कवर करूंगा, पूरा एक वीडियो इसके ऊपर होगा। 50C क्या कहता है, 50C कहता है जो सेल कंसिडरेशन होगा इमूवेबल प्रॉपर्टीज के, जो सेल कंसिडरेशन है वो शुड नॉट बी लेस देन स्टैम्प वैल्यू, सेल कंसिडरेशन शुड नॉट बी लेस देन स्टैम्प वैल्यू। हाउएवर अ मार्जिनल रिलीफ ऑफ 10% इज गिवन। इसका मतलब ये हो गया कि सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू का डिफरेंस यदि 10% या उससे कम है तब तो मैं सेल कंसिडरेशन लूंगा, लेकिन यदि स्टैम्प वैल्यू 10% से अधिक इंक्रीज है तो हमें स्टैम्प वैल्यू लेना पड़ेगा, हमें स्टैम्प वैल्यू लेना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए एक लैंड और बिल्डिंग है, एक लैंड और बिल्डिंग है, आपने उसको सेल कर दिया, उसका सेलिंग प्राइस आपने सेल किया 50 लाख रुपीज में, आपने सेल किया 50 लाख रुपीज में, और उसका स्टैम्प वैल्यू है से फॉर 90 लाख, स्टैम्प वैल्यू है 90 लाख। तो हम लोग सेक्शन 50C में क्या करते हैं, हम लोग सेक्शन 50C में सेल कंसिडरेशन, हम लोग सेक्शन 50C में फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानते हैं स्टैम्प वैल्यू को, सेक्शन 50C में फुल वैल्यू कंसिडरेशन मानते हैं स्टैम्प वैल्यू को। स्टैम्प वैल्यू इज 90 लाख रुपीज, स्टैम्प वैल्यू को मानते हैं।
समझ में आया? हम लोग 50 लाख को नहीं मानेंगे, हम लोग 50 लाख को नहीं मानेंगे। तो जब कहीं भी हम कैपिटल गेन निकालेंगे, जब कहीं भी हम कैपिटल गेन निकालेंगे, तब मैं स्टैम्प वैल्यू को मानूंगा। यदि सेल कंसिडरेशन से 10% से अधिक रहा तो हम उसको, मैं स्टैम्प वैल्यू को मानूंगा। और जब कहीं भी मैं WDV निकालूंगा, उस केस में हम लोग स्टैम्प वैल्यू को इग्नोर कर दूंगा, साइड ही हो गई। जब कहीं भी कैपिटल गेन में जाऊंगा तो हम लोग स्टैम्प वैल्यू को वैल्यू करूंगा, स्टैम्प वैल्यू को लेकर जाऊंगा, यदि वो सेल कंसिडरेशन से 10% या उससे अधिक रहा तो। बट जब कहीं भी मैं WDV में रहूंगा तो हम लोग स्टैम्प वैल्यू को इग्नोर कर दूंगा। एग्जांपल से देखिए क्या है। सपोज कीजिए एक ओपनिंग WDV है, ओपनिंग WDV A+B, ये आपका 40 लाख रुपीज। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कुछ भी एसेट्स एक्वायर नहीं किया और आपने सेल कर दिया, सेल किया, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स ए, आपने ए को सेल कर दिया। पहला केस 1 क्या हो गया, पहला केस 1 है आपका, आपने सेल किया, सेलिंग प्राइस 35 लाख रुपीज, स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प वैल्यू आपका हो गया 50 लाख रुपीज। दूसरा क्या है, दूसरा आपका सेलिंग प्राइस आपका हो गया 45 लाख रुपीज एंड स्टैम्प वैल्यू आपका हो गया 60 लाख रुपीज। अब देखिए पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में केस 1 में क्या होगा, केस 1 में क्या होगा, केस 1 में ओपनिंग WDV है 40 लाख रुपीज और कितना सेल प्राइस है, 35 लाख रुपीज सेल प्राइस है। तो केस 1 में क्लोजिंग WDV आपका आ जाएगा 5 लाख रुपीज। किसी को डाउट नहीं है इसमें, किसी को कोई डाउट नहीं है। बट केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में आपका ओपनिंग WDV है 40 लाख रुपीज और सेल प्राइस कितना है 45 लाख रुपीज। तो जब कहीं भी सेल प्राइस ओपनिंग WDV और एसेट्स एक्वायर्ड से अधिक रहे तो हम लोग मैक्सिमम कितना लेंगे, ओपनिंग WDV और एसेट्स एक्वायर्ड ही लेंगे। तो 45 लाख रुपीज में से 40 लाख रुपीज ही लेंगे। तो केस 2 में क्या हो गया, केस 2 में आपका क्लोजिंग WDV हो गया नील, क्लोजिंग WDV हो गया नील और सेक्शन 50 इज अट्रैक्टेड, सेक्शन 51 इज अट्रैक्टेड, सेक्शन 51 आपका अट्रैक्ट हो जाएगा, सेक्शन 51 आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। और जैसे ही सेक्शन 51 अट्रैक्ट होगा उस केस में हम लोग सेल प्राइस क्या मानेंगे, फुल वैल्यू कैसे कितना मानेंगे, 45 लाख मानेंगे या 60 मानेंगे, वी शैल अज्यूम 60 लाख, क्योंकि ये कैपिटल गेन आ गया। जैसे ही कैपिटल गेन आ जाएगा, जैसे ही कैपिटल गेन आ जाएगा, स्टैम्प वैल्यू कम्स इनटू पिक्चर, सेक्शन 50C कम्स इनटू पिक्चर। तो क्या हो गया 50 लाख रुपीज, सॉरी 60 लाख रुपीज, 60 लाख रुपीज और इसमें क्या होगा लेस WDV कितना होगा, WDV कितना था, WDV देखिए WDV 40 लाख रुपीज लेस 40 लाख रुपीज, टोटल क्या होगा 20 लाख रुपीज आपका आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51। समझ गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 51। थोड़ा सा क्लमजी हो गया बट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए लास्ट में मैंने क्या कहा था कि आपका जब कहीं भी हम लोग स्टैम्प वैल्यू को कब लेते हैं, स्टैम्प वैल्यू, व्हेन स्टैम्प वैल्यू कम्स इनटू द पिक्चर एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग WDV at that time sell price shall only be considered, we should ignore stamp value. So in my first example, in case 1 we have the opening WDV of 40 lakh rupees and we have sold the assets at the rate of at 35 lakh rupees. So the selling price is not more than opening WDV. So 50 is not attracted. Section 50 capital gain section A is not attracted, and we considered only 35 lakh for the calculation of WDV. But in case of second case, our opening WDV is 40 lakh rupees, but we have sold the assets at 45 lakh rupees. So selling price is more than opening WDV. Section 50 comes into picture, and when section 50 comes into picture, we need to check how much the stamp value and how much the selling price. If stamp value is more than 10% of selling price, we should consider the stamp value. और इस तरीके से हम stamp value consider करके हम उसको निकालेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही समझने वाली बात है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फ्रेंड्स.